जैसे भी है हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस फॉर द क्वेश्चंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इस चीज का बायोटेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू में, एन एंजाइम कैटेलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। तो हम लोगों को पता है न्यूक्लियेज एक एंजाइम है जो कट करता है किसको, न्यूक्लिक एसिड को। समझ में आ रहा है क्या एंजाइम है? द एंजाइम इज न्यूक्लियेज। एक ये एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है किसको, न्यूक्लिक एसिड को। इस न्यूक्लिक एसिड में हमने पढ़ा है दो तरीके का न्यूक्लियेज होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरा होता है एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक्सो का मतलब अगर ये डीएनए का फ्रैगमेंट है तो यहां बाहर की तरफ एंड पे ये कट करेगा, इसको एक्सो न्यूक्लियस। एंडो न्यूक्लियस क्या है, ये स्पेशल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और डीएनए के एकदम बीच में इसको कट करेगा। तो यहां से आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, द आंसर विल बी एन एक्सो न्यूक्लियस, क्योंकि ये कट कर रहा है कहां पे, एट द एंड्स ऑफ डीएनए। तो एक एंड इधर है, एक एंड इधर है, इस एंड पे कट करने वाला जो एंजाइम है, द एंजाइम इज एक्सोन्यूक्लियस। उसके बाद देखो क्या है, द टर्म मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, क्योंकि ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट कर रहा है, इट इज कटिंग द मॉलिक्यूल्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स को ये कट कर। उसके बाद देखो क्या है, द टर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो टर्म है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये किस चीज को रिफर करता है? ठीक है, तो होता क्या है कि डीएनए विथ अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए, यही होगा ना, एक डीएनए जिसमें क्या है, मान लो ये क्या था, वेक्टर था, इस वेक्टर के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, एक एलियन डीएनए को ऐड कर रहे थे। अब इसी डीएनए को हम लोग क्या बोलते थे, आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते थे। तो क्या हो गया, अगर ये एक डीएनए है, इस डीएनए में हमने एक फॉरेन डीएनए को ऐड किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, वी यूज्ड टू कॉल देम एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर? ठीक, अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, यहां पे अगर हम देख रहे हैं कोई नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। क्लियर है? जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे चीजें जो है क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, तो ये चीज है। ठीक, तो अब देखो क्या है इसमें, पहली चीज पूछा है, देखो पहला, इसके बाद जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, द टर्म काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए का मतलब वही आर डीएनए, इसी डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, काइमेरिक डीएनए कहते हैं। जब इसको पढ़ोगे तो डीएनए विथ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या ओवरहैंगिंग स्ट्रेसेस, तो आंसर क्या है, द आंसर इज ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज नोन एज अ काइमेरिक डीएनए। समझ में आ रहा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, वी यूज टू कॉल देम एज अ काइमेरिक डीएनए। उसके बाद देखो क्या है, हमने कहा था, याद रखना, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो आइसोलेट हुआ था, वो किससे आइसोलेट हुआ था, इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हिंद सेकेंड। यहीं पे याद रखो, बताए थे अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ई कोलाई था, तो ई कोलाई में ये पहला वर्ड जो है फर्स्ट लेटर कहां से आता है, जीनस से। समझ में आ रहा है? ये दो लेटर कहां से आते हैं, ये स्पेशीज, सॉरी, ये ई कोलाई, ये बैक्टीरिया का नाम है, इससे जो है ई कोलाई, इस ई कोलाई बैक्टीरिया से हम लोग जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज निकालते हैं, तो सपोज करो द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इज इको आर फर्स्ट, तो ये पहला लेटर जो है ये जीनस से है, ये दो लेटर जो है ये स्पेशीज से हैं। ये क्या बताता है, ये स्ट्रेन बताता है, और ये जो बताता है ये डिस्कवरी या आइसोलेशन। ठीक है, डिस्कवरी या आइसोलेशन को ये बताता है। तो इस्चेरिचिया कोलाई में से पहला वर्ड ई, फिर कोलाई स्पेशीज है उसमें से दो लेटर CO,
फिर क्या है, R इज द स्ट्रेन एंड फर्स्ट इज दी दिस रोमन लेटर इज एक्चुअली द डिस्कवरी है। तीन चीजों का हमने कहा था कि एग्जाम्पल याद रखिएगा। कौन कौन से तीन चीजों का? एक आपको याद रखना है इको R1, ठीक है, दूसरा याद रखना है हिंद सेकंड, तीसरा याद रखना है बाम H1। ये तीनों इसलिए याद रखना है क्योंकि ये तीनों का नाम एनसीईआरटी में है। कहीं ना कहीं इन तीनों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम एनसीईआरटी ने इस्तेमाल किया है। तीनों को याद रखना है। H क्या होता है? फ्रॉम हीमोफिलस। ये IN क्या है? इन्फ्लुएंजा। D क्या है? स्ट्रेन है। और ये रोमन लेटर में क्या है? आइसोलेशन। उसी तरीके से ये B जो है ये क्या पढ़ाया था? बैसिलस। और ये क्या है? AM क्या है? अमाइलो लिक्विफेशियन। H क्या है? स्ट्रेन है। और I क्या है? डिस्कवरी या आइसोलेशन। ये याद रखना, यही तीन स्पेशली यू हैव टू अंडरस्टैंड किसी भी तरीके से, बाकी उससे कोई अभी उतना मतलब नहीं है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग किसके? इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो देखो इस इको R1 को लेके उनमें से कौन सी चीज जो होता है वो गलत है, पूछा ना क्वेश्चन में। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कभी कभी इसी को ध्यान देना है, बहुत छोटा सा नॉट लिखा रहता है और हम लोग जल्दी से उसको क्या समझ लेते हैं? यस समझ के, विच इज प्रेजेंट समझ के इसको समझ लेते हैं। प्रेजेंट नहीं, क्वेश्चन पढ़ना है क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम एस्चेरिचिया कोलाई RY13, तो ये सही है, वहीं से आइसोलेट हुआ है। इसका रिकॉग्निशन साइट क्या है? GAATTC, ये भी पढ़ाया है। 5' to 3' बताया था। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? अगर एक स्ट्रैंड पे डायरेक्शन ऑफ रीडिंग क्या है? 5' to 3', तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है GATTC, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इधर से पढ़ते हैं तो इसका भी सीक्वेंस क्या आएगा? GATTC, ठीक है। अगर सीक्वेंस सेम है GAATTC, तो अगर सीक्वेंस सेम है तो इसको हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। उसके बाद क्या है? ये प्रोड्यूस करता है कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू एंड्स। ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री ब्लंट एंड है। क्वेश्चन जो है वहां पे ब्लंट एंड, ब्लंट एंड नहीं प्रोड्यूस करता है, जबकि ये कौन सा एंड प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है स्टिकी एंड। कौन सा एंड? स्टिकी एंड। क्या बताया था? ये रिकॉग्नाइज करता है सीक्वेंस GAATTC, और रिकॉग्नाइज करने के बाद ये कट लगाता है G और A के बीच में। तो अगर एक सीक्वेंस ये है, दूसरा सीक्वेंस ये है, तो यहाँ पे क्या होगा? CTTAA और G, तो यहाँ पे कट लगाएगा और इस जगह पे ये कट लगाएगा। कट लगाने से फिर क्या बनेगा? जो भी सीक्वेंस बनेगा उस सीक्वेंस में स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एन स्टिकी एंड। तो यही है, ब्लंट एंड नहीं बनाता है, बल्कि कौन सा है कि स्टिकी एंड बनाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट यूज। अपने यूज से इनकरेक्टली पेयर्ड है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो पहला दिया है इको R1, ठीक है। इको R1 क्या करता है? ये जब यूज होगा तो डीएनए को कट करेगा, कट करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्टिकी एंड। तो ये सही है, ठीक है। कहां गया जी? टूल्स इज इनकरेक्टली। देखो हमने क्या कहा था, क्वेश्चन याद रखना, करेक्टली पेयर्ड नहीं पूछा है बल्कि इनकरेक्टली पेयर्ड पूछा है। और जल्दी जल्दी में आप लोग यही करते हैं, क्या चीज है? करेक्ट की जगह इनकरेक्ट की जगह पे करेक्ट समझ के पहला वाला ऑप्शन सही है टिक कर देते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, और ये 1 नंबर सीधे सीधे चला है। ऑब्जेक्टिव की यही तो खासियत है, मिल गया तो पूरा, नहीं मिला तो गया, ठीक। उसके बाद देखो डीएनए लाइगेज है, ये क्या कर रहा है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ rDNA मॉलिक्यूल। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है, बल्कि करता क्या है? करता क्या है? ये जोड़ता है। अगर मान लो ये क्या है? दिस इज अ वेक्टर, और ये जो है क्या है? इट इज द एलियन डीएनए। इस एलियन डीएनए को इसके स्टिकी एंड पे जब जोड़ेगा तो जोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो क्या होगा? डीएनए लाइगेज, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, दिस इज एन इनकरेक्ट मैच। ORI कॉपी नंबर से रिलेटेड है। कॉपी नंबर का मतलब हमने क्या बताया था, अगर मान लो ये डीएनए का सेगमेंट है, ये डीएनए डिवाइड करके कई सारे डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना रहा है, तो ये इस डीएनए का क्या है, कॉपी नंबर है। फिर बताया था अगर रेप्लिकेशन है तो उस रेप्लिकेशन के लिए 100% कौन सी साइट होनी चाहिए, ORI साइट होनी चाहिए। तो ये वो साइट है जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा, और रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने का मतलब इसी की वजह से डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा और मल्टीपल कॉपी नंबर्स का प्रोडक्शन होगा। अगर ये चीज वेक्टर में नहीं होगी तो वो वेक्टर जो है क्या होगा, काम नहीं करेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा होस्ट के अंदर। समझ में आ रहा है, तेज चल रहे हैं, अब तेज ही चलो जब क्वेश्चन यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट प्रीफर्ड फॉर ए क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के लिए कौन सी चीज ज्यादा प्रीफर नहीं की जाती। फिर कहे थे याद रखना PBR 322 का एग्जाम्पल लेके याद रखना सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने वेक्टर का क्या बताया था, इट शुड बी ऑफ स्मॉल साइज, देयर शुड बी व्हाट, ORI site, there should be what, protein of replication, there should be what, a restriction site, क्या होना चाहिए, restriction site, जहां पे जिसको रिकॉग्नाइज करके क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। उसके बाद क्लोनिंग साइट, समझ में आ रहा है, जहां पे वो कट करेगा। सपोज करो PBR 322 में ये था, तो यहां पे जो है अगर मान लो क्या है, BAM AH1 था, तो BAM AH1 यहीं पे कट करेगा, और कट करने के बाद इसी जगह पे फॉरेन डीएनए को लाइगेट करेगा। जिस जगह पे फॉरेन डीएनए को लाइगेट करते हैं उसको क्लोनिंग साइट कहते हैं। फिर क्या बताया था, द नेक्स्ट वन, देयर शुड बी अ सेलेक्टेबल मार्कर। दो तरीके के सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन और दूसरा जो होता है एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, जिसमें ब्लू व्हाइट सिलेक्शन हमने बताया था। क्लियर है, तो इतनी प्रॉपर्टी ये होती है। फिर हमने यहीं पे पढ़ाया होगा एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, मल्टीपल साइट नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज जनरली नॉट प्रेजेंट इन अ क्लोनिंग वेक्टर। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट मार्कर प्रेजेंट होता है, हाई कॉपी नंबर, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा अपना कॉपी नंबर बनाए, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं होना चाहिए, यही चीज है। तो इसमें अगर आप चूज करेंगे तो नॉट प्रीफर्ड में आंसर जो होगा वो क्या होगा, इट विल बी मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या बताए थे, देखो PBR 322 का एग्जांपल अगर आप लेते हैं, तो अगर इस जगह पे इको R1 है तो और कहीं पे भी इको R1 नहीं था, जब भी इको R1 इस PBR 322 को कट करेगा तो इसी जगह कट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो यहां कट कर देगा, यहां कट कर देगा, यहां कट नहीं, कई जगह अगर कट कर देगा तो क्लोनिंग प्रोसेस के लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। दो चीज बताए थे, क्वेश्चन आया था ना, डीएनए का सेपरेशन किसके बेसिस पे होता है, साइज के बेसिस पे और चार्ज के बेसिस। समझ में आ रहा है, साइज के बेसिस पे और चार्ज के बेसिस पे। चार्ज के बेसिस पे हमने क्या बताया था, अगर अगरोज जेल प्लेट पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं और यहाँ पे अगर हम वेल्स बना रहे थे तो डीएनए नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा था। और साइज में क्या बताए थे, जो स्मॉलर द साइज फार्दर एंड फास्टेस्ट इज मूव, जितनी छोटी उसकी साइज होगी उतनी दूर जाएगा और उतनी तेजी से वो जाएगा। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज टू साइज रेशियो, चार्ज ओनली, साइज ओनली एंड चार्ज टू साइज रेशियो। तो आंसर जो है यहाँ पे क्या है, दिस इज डी, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है, चलो नेक्स्ट जो है वो क्या है, इट इज क्या हुआ, PBR जो है ना, ये किसका नाम है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। ये किसकी वजह से बताए थे, प्लास्मिड, बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज। ठीक है,
क्लियर है? प्लास्मिड, बॉलिवर एंड रॉड्रीगेज। ये हटेगा नहीं क्या? ठीक, चलो देखो फिर ध्यान दो, यहां पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉपुलराइज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, किस चीज ने पॉपुलराइज किया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को? ठीक है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए टेम्पलेट, या अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक फाइबर, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, या अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबल थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। अगर ये पॉलीमरेज नहीं होता, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, जिसका नाम क्या था? टैग पॉलीमरेज, तो टैग पॉलीमरेज अगर नहीं होता तो फिर क्या होता? पीसीआर की प्रोसेस हो पाती? नहीं हो पाती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। पैसे होने से, सिंथेटिक प्राइमर डेवलप कर लेने से नहीं उतना हो, सबसे जरूरी चीज जो थी वो क्या थी? इट वाज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। समझ में आ रहा है? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद देखो क्या है, a device in which large volume of living cells are cultured in order to get a specific protein। इसको क्या पढ़ाया था लास्ट टॉपिक? बायो रिएक्टर बताए थे। एक लार्ज कंटेनर होता है, 100 से 1000 लीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? अपने रेस्पेक्टिव लिविंग सेल, जिसके अंदर हमने अपना डिजायर्ड डीएनए डाला, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? हेट्रोलॉगस होस्ट बोलते थे, वो कल्चर करते थे। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, इस चीज को देखिए फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोसेस यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या बताया था? द प्रोसेस वाज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसी में हम लोग क्या करते थे? जो भी हमारा डीएनए का सेगमेंट था उसकी मल्टीपल कॉपीज हम लोग बनाते थे। क्लियर है? उसकी मल्टीपल कॉपीज हम लोग उस चीज को बनाते थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इट विल बी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, वन ऑफ द की फैक्टर विच मेक प्लास्मिड द वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा ऐसा की फैक्टर है जो उसको वेक्टर बनाता है? चलिए आप लोग बताइए, पढ़िए, फिर क्वेश्चन बताओ क्या है, पढ़िए। देखो पहला क्या कह रहा है, वन ऑफ द की फैक्टर इट मेक्स द प्लास्मिड द वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज इट्स रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक होता है, लेकिन उसके बाद इट रेसिस्टेंस टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इट्स एबिलिटी टू कैरी अ फॉरेन जीन, इट्स एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन इन दी होस्ट। तो इसकी एबिलिटी टू कैरी व्हाट? अ फॉरेन जीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच मेक इट्स एज अ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का डेफिनेशन ही यही कहता है कि डीएनए वो डीएनए जो एक फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर या एक सेल के अंदर लेके जाए। इसका डेफिनेशन यही कहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल विच कैरीज द फॉरेन डीएनए इनटू अ होस्ट डीएनए वेयर इट मल्टीप्लाइज इंडिपेंडेंटली ऑफ द होस्ट बैक्टीरियल डीएनए। यही डेफिनेशन आया था प्लास्मिड का। तो प्लास्मिड में इसीलिए प्लास्मिड को हम लोग वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा वाला जो है वो क्या है? इट्स द करेक्ट आंसर, इट्स एबिलिटी टू कैरी अ फॉरेन जीन। ठीक है, अब देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। ठीक है, करेक्ट मैच इसमें कौन सा नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? इसमें सिंपल पीसीआर है। ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लास्मिड इसमें यूज कर रहे थे, प्लांट्स के अंदर हम लोग वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। क्या कॉज कर रहा था? ट्यूमर कॉज कर रहा था। क्लियर है? उसके बाद डीएनए प्रोब ये इस्तेमाल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए डिजायर्ड डीएनए। क्या था डीएनए प्रोब?
डीएनए प्रोब जो है हम लोग आर्टिफिशियली केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बनाते थे, ठीक है। क्या था? केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। तो शॉर्ट स्ट्रेच था, यानी कि कुछ बेस पेयर के क्या थे, ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड थे। और हम ये जानते थे कि ये कौन सा है, ये क्या है। जैसे अगर हम केमिकली सिंथेसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमको मालूम है कि यहाँ ए है कि टी है कि जी है कि सी है, ठीक है। अब इसका जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये जब भी जाके बाइंड करेगा डीएनए में तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से बाइंड करेगा, जैसे टी से, ए से, सी से और जी से। तो जैसे ही अपने कॉम्प्लीमेंट्री से बाइंड करेगा, क्योंकि डीएनए प्रोब में हम लोग रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं, तो मान लो इतना बड़ा ये डीएनए का सेगमेंट है, समझ में आ रहा है, कई सारे बेसेस होंगे। हमने यहाँ प्रोब ऐसे इस्तेमाल किया और प्रोब जाके यहाँ पे बाइंड कर गया, यहाँ बाइंड कर गया, एक जगह यहाँ बाइंड कर गया या कहीं और बाइंड कर गया, समझ में आ रहा है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा यहाँ पे जो है क्या है, देयर विल बी TACG। यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, इट विल कंटेन्स TAC। समझ में आया। प्रोब से क्या हो रहा है, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने डिजायर्ड डीएनए। क्यों, कैसे डिजायर हो रहा है कि वो बाइंड करेगा किससे, अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीसीआर जो है डीएनए स्टेनिंग के लिए नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है। एग्रोस जेल हमको सीवीड से मिलता है। कौन से सीवीड से, हमने क्या बताया था, यू हैव टू लर्न द नेम इज जिलेडियम, ठीक है। नेम कौन सा है, द नेम इज जिलेडियम, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कौन कौन सी चीज जो होगी रिक्वायर्ड होगी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो प्राइमर, हम लोग डीएनए प्राइमर यूज करते ही करते हैं। डीएनटीपी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं, टैग पॉलीमरेज का। साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, मैगवैलेंट आयन मैग्नीशियम और डीएनए, ठीक। डीएनए होगा तभी तो उससे बनाएंगे टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल करके। तो आंसर जो होगा बोथ ए एंड सी। बाइवैलेंट आयंस का बहुत ज्यादा रोल हमारी बॉडी में होता है। इसके बाद देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, टैग पॉलीमरेज जो कि पीसीआर में है कहां से आइसोलेट हुआ है, इट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। उसके बाद देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, अगर ट्रांसफर करना है तो कौन सा फॉलोइंग, नॉट है। देखो हम फिर वही गलत कर दिए ना, हम यहाँ पे नॉट है, वही तो हम कह रहे हैं नॉट है। इनमें से कौन सी चीज का यूज नहीं होता है फॉर द डीएनए ट्रांसफर। तो देखो क्या है, किस चीज का, हम लोग माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते ही हैं, जीन गन या बायोलिस्टिक गन का इस्तेमाल करते ही हैं, डिसआर्म पैथोजन वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, बायो रिएक्टर का इस्तेमाल नहीं करते। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किस चीज के लिए, कल्चर करने के लिए अपने हेट्रोलॉगस होस्ट को, ताकि उसी के अंदर हमारा हेट्रोलॉगस होस्ट जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए है वो मल्टीप्लाई करे और मल्टीप्लाई करने के बाद वो अपना प्रोटीन बनाए। समझ में आ गया, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। मतलब कौन सा क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज रिएक्शन। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग, फिर एक्सटेंशन पढ़ाया है। डीनेचुरेशन में ये जो डीएनए का सेगमेंट है ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक। एनीलिंग में क्या होगा, प्राइमर जुड़ जाएगा। प्राइमर हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5' एंड पे जुड़ता है, 3' एंड पे जुड़ता है। यही चीज कई बार ये बताएं, अगर मान लो ये टेम्पलेट है तो ये 3' है, ये 5' है, ये 5' है और ये 3' है। तो प्राइमर हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पे जुड़ेगा, ठीक है। देखो उल्टा ये है ना, ये होगा, हो गया ना, ये 5'
और ये 3' अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो उसके 3' एंड पे प्राइमर जुड़ेगा, अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो इसके 3' एंड पे प्राइमर जुड़ेगा। कुछ चीजें हमेशा नहीं भूलनी है, एक्सटेंशन हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम 5' टू 3'। क्लियर है? ये सारी चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी, क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, याद रहे क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं।